हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का टीचिंग एट द रेट इजी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ का मतलब अभिवृद्धि या वृद्धि भी बोल सकते हैं। डेवलपमेंट का मतलब विकास भी हो सकता है। तो अभिवृद्धि क्या होता है, कोई भी चाइल्ड, कोई भी बच्चा, उसके शरीर में जो भी परिवर्तन आता है, वेट का परिवर्तन आ सकता है या हाइट का परिवर्तन आ सकता है, उसमें साइज में या शेप में आकृति हो, शरीर का जो ढांचा है या बनावट है उसके में परिवर्तन आएगा, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ बोल सकते हैं। और डेवलपमेंट जो बोलेंगे उसको जो फिजिकल शारीरिक जो है, कॉग्निटिव है, मेंटली है या इमोशनली है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ग्रोथ का मतलब है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज ए पर्सन इन हाइट, वेट, शेप, साइज ऑफ द बॉडी। किसी भी पर्सन के बॉडी का जब साइज यानी आकार में परिवर्तन, शेप आकृति में परिवर्तन, उसके बनावट में परिवर्तन, ढांचा में परिवर्तन, उसके वेट, जब हम वेट बढ़ता है या घटता है उसके में जब परिवर्तन होगा, उसके बाद वाइट क्या हाइट में परिवर्तन, जब हाइट में परिवर्तन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोल सकते हैं। और डेवलपमेंट जो होगा, डेवलपमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक या सीक्वेंस चेंज है। ये क्रम बाय क्रम क्या होगा, चलता रहेगा। एक के एक यानी ये स्पायरल के रूप में क्या होगा, वो डेवलपमेंट होगा। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आएगा, दूसरी अवस्था के बाद तीसरी अवस्था आएगा। ये सीक्वेंस में चलेगा। क्या चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा। और ये जो होता है क्या, डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है यानी जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, वो कंटिन्यूअस है, लगातार चलने वाली होती है। लेकिन वृद्धि जो होता है वो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो रुक जाती है। हम देखते हैं कि जब 10-15 साल या 20 साल के बच्चे तक का एक अच्छे लेवल हाइट हो जाता है, जब जितना बढ़ना रहता है उतना तो बढ़ जाते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, या उसका ग्रोथ वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जीवन प्रयत्न तक चलता है, यानी वूम टू यानी क्या, टॉम की ओर चलता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वूम टू टूम, यानी गर्भ से कर्भ से लेके चलती है। कहाँ से, गर्भ से लेकर कर्व तक, यानी जब तक हम जीवित रहते हैं, जब तक जिंदा है तब तक वो क्या होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस चलती रहती है। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवन प्रयत्न चलती है और कंटिन्यूस, ये लगातार चलती रहती है। लगातार वो हमेशा क्या होता है, विकास होते रहता है। उसके बाद जो होता है ग्रोथ के अंतर्गत, ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, मेजरेबल होता है या स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटी होता है यानी संख्यात्मक होता है। संख्यात्मक का मतलब क्या, हम उसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसी के बारे में बोल सकते हैं। मेजरेबल यानी माप सकते हैं। स्ट्रक्चर, उसको भी माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसी के बारे में ग्रोथ बात करती है। उसके बाद होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। फिजिकल का मतलब शारीरिक, कॉग्निटिव का मतलब यानी संज्ञानात्मक, और सोशल का मतलब सामाजिक, इमोशनल का मतलब हम किस रूप से सोचते हैं, संज्ञानात्मक यानी संवेदनात्मक। उसके बारे में मल्टीपल एस्पेक्ट किसमें शामिल है, यानी डेवलपमेंट के अंदर शामिल है मल्टीपल एस्पेक्ट। उसके बाद आता है ग्रोथ इज क्या है, ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इज गो टू टिल मेच्योरिटी। यानी ग्रोथ जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अभिवृद्धि या ग्रोथ जो होता है कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, रुक जाती है। इसलिए ये कहता है कि ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह लाइफ लॉन्ग जीवन प्रयत्न तक ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन इट गोज टू टिल मेच्योरिटी। एक समय तक के बाद वो क्या होता है, यानी मेच्योरिटी के बाद वो नहीं बढ़ती है। यानी मेच्योरिटी तक क्या होता है, हम साधारण देखते हैं या सामान्यतः देखते हैं कि 15 से 20 साल तक या किशोर अवस्था तक क्या होता है कि बच्चे का हाइट बढ़ जाता है। 18 से 20 साल तक बच्चे का जो हाइट बढ़ना रहेगा, जो शेप में परिवर्तन आएगा या साइज में परिवर्तन रहेगा, वो किस एज तक, मेच्योरिटी तक, 15 से 20 साल तक के एज में क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद होता है डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वालिटेटिव और फंक्शनल या आर्बिट्रेरी। क्वालिटिव यानी गुणात्मक, फंक्शनल यानी कैसे सृजन करते हैं, कैसे संरचनात्मक करते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब एक पक्षीय या मनमाना की तरफ हम
कुछ भी कर रहे हैं सोशली या इमोशनली या फिजिकली या कुछ भी, आर्बिट्री उसी को बोलते हैं। उसके बाद होता है, हम बोले हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस यानी जीवन प्रयत्न तक यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या कौन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद एरिया ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ अभिवृद्धि का जो एरिया होता है, उसका जो क्षेत्र होता है क्या होता है, नैरो होता है। नैरो का मतलब संकुचित, क्या होता है, संकुचित होता है। नैरो का मतलब संकुचित, यानी एरिया का मतलब क्षेत्र हुआ, यानी अभी वृद्धि का जो होता है वो संकुचित होता है, उसका क्षेत्र जो होता है बहुत छोटा होता है, वो बड़ा नहीं, उसका क्षेत्र बहुत कम है। किसके अपेक्षा, डेवलपमेंट की अपेक्षा। एरिया ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, उसका ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब व्यापक होता है, व्यापक क्या होता है, व्यापक होता है, या विस्तृत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विस्तृत बोल सकते हैं। ये क्या है, उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। ब्रॉड का मतलब बहुत बड़ा है, यानी ग्रोथ के मामले में एरिया किसका, डेवलपमेंट का क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। डेवलपमेंट डज नॉट रिवर्स, ये रिवर्स नहीं होता है। ये डेवलपमेंट जो है रिवर्स नहीं होता है। एक बार अगर डेवलपमेंट विकास हो गया तो ये थोड़ी है कि एक बार विकास हो गया फिर पुनः अपने बैक की तरफ आ जाए, नहीं होगा। ये हमेशा चलती ही रहते, कुछ उसी में परिवर्तन होता रहता है। जिस लेवल पे हम सोचते हैं, जैसे जो करते हैं उसके अनुसार वो होता रहता है, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता। पुनः फिर हम बैक स्टेज में नहीं आ सकते। हो सकता है हमको जो मेंटलिटी या जो भी फिजिकली जो डेवलपमेंट हो गया वो कभी भी बैक फिर नहीं हो सकता है। मान लो कि फिजिकल जो डेवलपमेंट हो गया है वो थोड़ी है कि हम फिर से मान लीजिए बैक स्टेज में आ जाए, नहीं हो सकता है। फिर आगे का जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का स्टेजेस क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो टाइप्स एंड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट जो विकास का क्या है, प्रकार है या पहलू है। डोमेन का मतलब क्या होता है, पहलू, क्या बोल सकते हैं, पहलू बोल सकते हैं। यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन का मतलब पहलू, या उसको प्रकार भी बोल सकते हैं। यानी विकास का जो है पहलू या प्रकार, तो उसके अंतर्गत जो आता है विकास का चार एस्पेक्ट मेजर माना जाता है। जिसको नाम यानी PCSE से हम क्या कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं। पी का मतलब हुआ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, जो बच्चे का विकास होना चाहिए शारीरिक होना चाहिए। उसके बाद कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। उसके बाद सोशली, जो हम बच्चे सोशली कैसे करता है, आगे अगल बगल में कैसा माहौल है, अगल बगल का कैसा वातावरण है, सोशली में हम कैसे सीख पाते हैं, फैमिली में कैसे सीख सकते हैं, आसपास के पड़ोस से हम कैसे कोई भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, सोशली रूप से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद इमोशनल यानी संवेदनात्मक रूप से हम माइंड लेवल पे हम कैसे सीख पाते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद कॉग्निटिव हो गया, उसके बाद सोशली डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद इमोशनली डेवलपमेंट आ गया। तो सोशली डेवलपमेंट के अंतर्गत ही यानी मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है। उसको हम नैतिक विकास कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। और ये जो PCSE है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये चार जो है ये क्या है, चारों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। यानी फिजिकल के बिना कॉग्निटिव नहीं हो सकता, कॉग्निटिव के बिना सोशली नहीं हो सकता, सोशली के बिना इमोशनली नहीं हो सकता। एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड है। फिजिकल, अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो कॉग्निटिव भी डेवलपमेंट होगा, अगर कॉग्निटिव है तो सोशली भी होगा, और सोशल होगा तो इमोशनल भी होगा। ये चारों क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या होगा, मोटर स्किल्स होगा, गतिक होगा। अगर शारीरिक विकास है तो शारीरिक क्या होना चाहिए, मोटर स्किल, गतिक कौशल कैसे होगा, तो उसके अंतर्गत मोटर स्किल का मतलब क्या हो गया, गतिक कौशल, क्या हो गया, गतिक कौशल हुआ, इसका मतलब गतिक कौशल हो गया। ये मोटर स्किल्स जो है, मोटर स्किल्स टू पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब हो गया स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, कौशल।
दूसरा कौन हो गया फाइन मोटर का मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल। पहला ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब स्थूल गतिक कौशल और फाइन मोटर स्किल्स का मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल हो गया। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स किसको बोलेंगे, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स उसको बोलेंगे जब कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट, लार्जर पार्ट यानी जो बड़ा से बड़ा पार्ट होगा, मूवमेंट करेगा, जैसे आर्म्स हो गया, हमारा बाँह हो गया, जैसे लेग हो गया, पैर हो गया, फीट हो गया, ये सब जो मूवमेंट होगा बॉडी का लार्जर पार्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलेंगे। जो लार्जर पार्ट होगा बॉडी का वो ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलेंगे। और फाइन मोटर स्किल्स इसको बोलेंगे जो कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल पार्ट, हैंड्स, फिंगर विथ आई, एंड हाथ के अलावा क्या होना चाहिए, उंगली का इस्तेमाल होना चाहिए, उसके बाद आई का क्या होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल। उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, नाइटिंग, राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग। नाइटिंग माने क्या होता है, बुनाई, क्या होता है, बुनाई होता है। जब हम कोई चीज़ बुनते हैं हथेली के द्वारा उसके थ्रू हम क्या होता है कि उंगली का फिंगर का इस्तेमाल होता है, फिंगर के इस्तेमाल होने के साथ साथ आई का भी बॉन्डिंग बना रहता है, आई भी उस पॉइंट पे टिकी रहती है। उसके बाद राइटिंग, जब हम लिखते हैं पेन से, जब भी कोई चीज़ सॉल्व करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उंगली का इस्तेमाल होता है, फिंगर का होता है, उसमें भी आई यानी आई का इस्तेमाल होता है। और पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब जितना है ये सब क्या होगा, सब फाइन मोटर स्किल्स में क्या होगा, यूज होगा। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स, तो बॉडी का जो स्मॉल पार्ट होगा, कोऑर्डिनेट किसका किसका, फिंगर का इस्तेमाल होगा, आई के साथ साथ हैंड का भी इस्तेमाल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइन मोटर स्किल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे क्या किसके बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हुआ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब संज्ञानात्मक विकास। उसके अंतर्गत क्या आ जाता है कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कोई भी नॉलेज को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, उसी वो आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। यानी कोई भी नॉलेज को हम जब एक्वायर करेंगे उसका जो प्रोसेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत यानी क्या शामिल होता है, मेंटल प्रोसेस, यानी मेंटल हमारे जो माइंड है, माइंड का क्या क्षमता है, उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे अधिग्रहण कर सकते हैं, जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड है, जितने भी हम थिंकिंग करते हैं, तर्क देते हैं या डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो बेसिस से होता है, किस पे बेसिस होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बेसिस होता है। तो उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज का कैसे डेवलपमेंट हम करेंगे, कोई भी भाषा हम बोलते हैं उसमें कैसे विकास कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोचने पे डिपेंड करता है। तो उसके अंतर्गत आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसी के अंतर्गत आ जाता है कंसेप्ट फॉर्मेशन, मेमोरी। मेमोरी के अंतर्गत जितने भी क्या होता है कंसेप्ट का बनता है उसी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद इमेजिनेशन, हम परिकल्पना करते कोई चीज़ के बारे में, इमेजिनेशन करते ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। कोई भी टास्क दिया जाता है उसके पर हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। परसेप्शन, परसेप्शन का अनुभूति, यानी कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं कि अपने फीलिंग से, सेंस से छू करके या देख करके उसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परसेप्शन, अनुभूति। टच या फील करके हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, उसी को परसेप्शन बोला जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग आया, कोई भी प्रॉब्लम को हम किस वे में सॉल्व करते हैं उसके बारे में। उसके बाद प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग करते हैं उसमें भी क्या होता है, थिंकिंग का काम होता है, सोचते हैं, विचारते हैं, थिंकिंग करते हैं तो प्लानिंग के लिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसके बेसिस पे भी, यानी ये सब के किसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। उसमें नॉलेज का क्या किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा। जो भी नॉलेज से रिलेटेड होगा, थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब हो गया क्या, सामाजिक विकास। जो भी हम
इंटरेक्ट करते हैं फैमिली से, आसपास के माहौल से, या दोस्तों से, या स्कूल में जितने भी सारे जो संगठन है उससे कहीं ना कहीं हम क्या है कुछ ना कुछ अधिग्रहण करते, कुछ न कुछ सीखते हैं। तो उसी के बारे में हम बताएंगे। सोशल डेवलपमेंट क्या है, मेन ऑफ सोशल बीइंग, यानी उसके बारे में जो बताया गया था कि अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का मतलब अरस्तु, अरस्तु ने बताया था कि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मेन इज सोशल बीइंग, मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसी के बारे में बताया गया। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इंटरेक्ट विथ अदर, यही कह रहा है कि जो इंटरेक्ट करते हैं कोई भी दूसरे पर्सन से, हम किसके थ्रू, ये नॉलेज को हम गेन करते हैं, या स्किल हमारा जो कौशल है उसको अधिग्रहण करते हैं, यही उसका प्रोसेस क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, एडप्ट, कोई भी चीज़ को क्या करते हैं हम अपने अंदर समायोजन करते हैं, एडप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद एडजस्ट, कोई भी नॉलेज को हम क्या करते हैं पूर्ण नॉलेज से जोड़ते हैं, पूर्व के ज्ञान से जोड़ते हैं, उसमें एडजस्ट करते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेज करते हैं, तो उसी को एडजस्ट बोलते हैं। उसके बाद कोलैबोरेट, यानी संगी साथी से, समूह से क्या करते हैं हम कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं, तो कोलैबोरेट। उसके बाद कोऑपरेट, वही एक दूसरे का क्या करता है कोऑपरेट करता है, उसको नहीं है तो ये बताया, उसको नहीं है ये टॉपिक तो वो बता दिया, तो कोऑपरेट एक दूसरे को क्या करता है, ये करता है, किससे, सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आ जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं या कोई कोलैबोरेट कर पाते हैं, उस समय हम क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मेंबर्स रहता है, जितने भी पीयर्स रहेगा, साथी समूह रहेगा, तो वो क्या होगा, एक्टिव मेंबर्स कहलाएगा। उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, पीयर्स आ जाएगा, साथी समूह, क्या उस पीयर्स का मतलब साथी समूह, साथी समूह। फैमिली का मतलब क्या हो गया, परिवार, स्कूल, विद्यालय, नेबरहुड माने आसपास के या पड़ोसी। उसके बाद मीडिया, मीडिया से भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं, अर्न करते हैं, कुछ ना कुछ उसके माध्यम से हम सीख रहे होते हैं। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट, PCSE था, क्या था, PCSE था। एस का मतलब सोशल, से फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। उसके बाद हो गया कॉग्निटिव डेवलप, संज्ञानात्मक विकास। तीसरा हो गया सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। चौथा जो है इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल का मतलब सांवेगिक विकास। उसके अंतर्गत आता है कोई भी फीलिंग, जो हमारा फीलिंग हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे हम एक दूसरे को जताते हैं, उसी के बारे में बात करती है। ऑन फीलिंग, हाउ टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस देम, उसको हम किस वे से जताते हैं और हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसी के बारे में इमोशनल डेवलपमेंट बताता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, अवेयरनेस, हम कब सजगता रहते हैं, हम कब एक्टिव रहते हैं, अवेयरनेस। उसके बाद मैनेजमेंट, हमारा रणनीति क्या है, आगे का लाइफ के बारे में हम क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वही उसी के बारे में मैनेजमेंट हुआ। उसके बाद कंट्रोल, हम किसी के साथ हम कैसा बॉन्डिंग है, अगर कभी भी किसी से अगर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, तो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे हम थिंकिंग कर पाएंगे, उसी के बारे में इमोशनल डेवलपमेंट करता है। उसके बाद आ जाता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो किसके अंतर्गत आ जाता है, वो आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है LAD। यानी हमारा जो ब्रेन है दो पार्ट में बना है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो लेफ्ट हमेशा क्या करता है, उसके अंतर्गत लॉजिक आता है, यानी तर्क वितर्क आता है, कोई भी लॉजिक लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, लैंग्वेज आता है, हमारा जो भाषा है उसके लेफ्ट साइड में क्या करता है, हम अधिग्रहण करते हैं। उसके बाद जो होता है राइट साइड का जो माइंड होता है, राइट साइड उसके क्रिएटिव कोई भी चीज़ को रचना करता है, उसको संरचना करता है, वो राइट माइंड करता है, और एक दूसरे को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। यानी लेफ्ट माइंड राइट को कंट्रोल करता है और राइट माइंड लेफ्ट को कंट्रोल करता है। यानी लेफ्ट माइंड राइट को कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यही किसके अंतर्गत आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और LAD क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। LAD का फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या डिवाइस। उसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्या डेवलपमेंट, यानी जो होता है डेवलपमेंट विकास का क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या सिद्धांत है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, वेरी वाइड होता है, बहुत क्या होता है, चौड़ा होता है, बहुत जटिल होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल और कंटिन्यूस
क्या होता है, चलते रहता है, वह जीवन भर चलते रहता है डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज क्या है, वेरी वाइड। डेवलपमेंट इज वेरी वाइड, कम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूस। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है बहुत व्यापक है, बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, बहुत क्या है, जटिल है। उसके साथ साथ कंटिन्यूस, वो जीवन भर प्रयत्न, लाइफ टाइम क्या करता रहता है, चलते रहता है। उसके बाद उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का सिद्धांत। उसके अंतर्गत जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूअस स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू बर्थ, लाइफ लॉन्ग, दैट इज टू टूम। इसका मतलब ये हो गया कि निरंतरता का सिद्धांत जो होता है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कंसेप्शन पीरियड से होता है। माँ के जो गर्भ होता है वहाँ से 2 मंथ से या 3 मंथ के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यानी क्या होता है, डेवलपमेंट का विकास होने चालू होने लगता है। यानी कंसेप्शन पीरियड से क्या होता है, शुरू हो जाता है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तक जाता है, जीवन प्रयत्न तक चलता है। वूम टू टूम, वूम टू टूम का मतलब गर्भ से लेकर गर्भ तक, गर्भ से लेके कर्व तक। उम का मतलब गर्भ और टुम का मतलब कर्व तक। डेवलपमेंट जो होगा गर्भ से लेकर कर्व तक होगा। कंसेप्शन पीरियड, माँ के गर्भ यानी गर्भाशय, कंसेप्शन का मतलब गर्भाशय, क्या, गर्भाशय। माँ के गर्भ से ही क्या होता है, विकास का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद डेवलपमेंट जो दूसरा जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट फ्लो ए फिक्स पैटर्न एंड सीक्वेंस। एक समान पद्धति और समान क्या सीक्वेंस में क्या करता है, डेवलपमेंट चलती है, एक समान सीक्वेंस में चलती है। यह नहीं कि मान लो सीक्वेंस अलग अलग हो जाएगा, सब बच्चे का एक सीक्वेंस में क्या होगा, चलेगी, पैटर्न एक सेम रहेगा। अगर बच्चे इन्फेंसी में है, छोटा है, 2 साल का है, इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष के बीच में क्या होता है, शैशवावस्था होता है, उसके बाद ही चाइल्ड अवस्था में जाएगा। ये नहीं कि मान लो कि इन्फेंसी से सीधा एडोलेसेंस में जाएगा। ये अगर इन्फेंसी शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था है, उसके बाद ही जा सकता है। 0 से क्या बोल सकते हैं, 2 ईयर्स बोल सकते हैं उसको, 2 से कितना 12 वर्ष के बोल सकते हैं। इन्फेंसी के बाद ही यानी चाइल्डहुड में प्रवेश करेगा, चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस में प्रवेश करेगा। यानी ये क्या होगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता रहेगा। शैशव अवस्था से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस, एडोलेसेंस से प्रौढ़ अवस्था, उस सीक्वेंस में चलती रहेगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तीसरा है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो रेट होगा वो डिफरेंस होगा। ये नहीं कि एक जैसा समान होगा, सबका, सब बच्चे का अलग अलग रेट होगा। कोई बच्चा देर से सीखेगा, किसी का लर्निंग क्षमता ज़्यादा होगा, किसी का फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगा। हर बच्चे का, किसी का सीखने की क्षमता जो होगा, किसी का स्लो होगा, किसी का फास्ट होगा। एक समान पद्धति, एक समान जैसा नहीं होगा, सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज, यानी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक जैसा न ग्रोथ होगा न डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद चौथा है नो टू इंडिविजुअल आर ए लाइक। यही हम जो बताए कि कभी 2 बच्चे का एक साथ बैठाया जाए, अगर 5 ईयर्स का 2 बच्चा को एक साथ बैठाया जाए, कुछ न कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। दोनों में सोचने की क्षमता अलग अलग होगा। किसी का हाइट अच्छा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी का मेमोरी पावर कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। तो दोनों क्या होगा, एलाइक होगा, एक जैसा नहीं होगा। उसके बाद डेवलपमेंट जो होता है प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल का समान से विशिष्ट की ओर बच्चे का होगा। जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट जो विकास होगा, जनरल समान से विशिष्ट की ओर होगा। बच्चे अगर जन्म लेता है तो ये नहीं कि एक ही बार वो भाषा सीख जाता है। उससे पहले वो जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है, पहले ब ल, फिर कोई भी लेटर सीखता है, लेटर से कोई भी वर्ड सीखता है, वर्ड से कोई सेंटेंस सीखता है। यानी जनरल से लेके यानी स्पेसिफिक की ओर ले जाते हैं। यानी वर्ड सीखा, इसके बाद सेंटेंस सीखता है, सेंटेंस के बाद कोई भी बुक को क्या करेगा, रीड करेगा। तो वही जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट इज इंटर रिलेशन। डेवलप विकास जो है इंटर रिलेशन है, किस किस के बीच में, फिजिकल के बीच में, कॉग्निटिव के बीच में, और डेवलप सोशली और इमोशनली रूप से क्या है, एक दूसरे से ये क्या है, चारों
एक दूसरे पे डिपेंड है, फिजिकल है कॉग्निटिव पे, कॉग्निटिव है सोशल पे, सोशल और इमोशनल, ये सारों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। फिजिकल कॉग्निटिव, फिजिकल सोशल से भी हो सकता है, इमोशनल से भी हो सकता है और कॉग्निटिव के भी हो सकता है। ये सब पॉइंट है। आगे फिर हम चलते हैं, आगे के पॉइंट देखते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का 7th पॉइंट, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। विकास को क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। किसी बच्चे को एक साथ अगर बैठा दिया जाए, उसको कुछ समय बिताने के लिए दे दिया जाए, 1 साल या 2 साल, तो उसको हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। या उसको स्कूल में अगर एक बच्चे को कहीं पढ़ाने के लिए दिया जाए, अगर टीचर को बोल दिया जाए कि ये बच्चे कैसा है, तो उसको फीडबैक के अनुसार उस बच्चे को पूर्वानुमान लगा सकता है कि ये बच्चे कैसे आगे के किस क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है, क्या क्या चीज़ से इंटरेस्टेड है, उसके बारे में क्या कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। प्रिडिक्टेबल का मतलब अनुमान लगाना, क्या लगाना, अनुमान लगाना। किसी बच्चे को क्या कर सकता है, अनुमान डेवलपमेंट लगा सकता है। उसके बाद है 8वां पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो एकीकरण, एक साथ हम बहुत ऐसे पार्ट को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैंड के साथ साथ हम क्या करते हैं, फिंगर का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ आई का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड, फिंगर एंड आई। जैसे कि साइकिलिंग हो गया, साइकिल हम जब चलाते हैं तो क्या करते हैं, लेग का भी इस्तेमाल करते हैं, पैर का भी इस्तेमाल करते हैं, हैंड का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ आई का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग हम जब चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। जंपिंग करते हैं, जब जंप हम करते हैं, जंपिंग जब हम कूदते हैं, उसके साथ साथ पैर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ आँख का भी और हैंड का भी, फिंगर का क्या होता है, यूज होता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, एक साथ, एक के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पार्ट को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेचुरेशन एंड लर्निंग। विकास जो होता है लर्निंग का एक क्या है, माध्यम है। अधिगम का क्या है, एक माध्यम है। और मेचुरेशन एक समय तक, यानी लिमिट है, कहाँ तक, टिल मेचुरिटी तक क्या है, इसका एक माध्यम है। मेचुरेशन ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग, डेवलपमेंट क्या है, मेचुरेशन और लर्निंग का क्या है, एक प्रोडक्ट है। उसके बाद है 10th पॉइंट, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर एंड स्ट्रेट लाइन। स्पाइरल का मतलब, डेवलपमेंट जो है स्पाइरल है, वर्तुलाकार है। विकास जो होता है ये एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे फेज से तीसरे फेज। वर्ताकार का मतलब क्या, जैसे ये है, इस पॉइंट पे हम तो ऐसे ऐसे इस टाइप से क्या होता है, डेवलपमेंट का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे फेज से तीसरे फेज, तीसरे से चौथे। लीनियर नहीं होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये वर्तुलाकार होता है। एक साइड पीछे जाते हैं, कभी आगे आते हैं, कभी पीछे आते हैं, वो वर्तुलाकार होता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, डेवलपमेंट, विकास की दशा का सिद्धांत कैसे होगा, विकास की दशा का सिद्धांत, तो वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, दूसरा है सेफेलोकाउडल सीक्वेंस, जिसको हम सेफेलोकाउडल सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, शिरोध पदोन्मुखी, और प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस को समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत बोलते हैं। तो सेफेलोकाउडल का इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में और अदर टीईटी के एग्जाम में। सेफेलोकाउडल क्या सीक्वेंस होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है। सेफेलोकाउडल सीक्वेंस होता है हेड टू टो, जब ऊपर से नीचे तो टॉप टू बॉटम जब भी होगा तो क्या होगा, सेफेलोकाउडल होगा। यानी यहाँ यहीं से उच्चारण है, शिरोध यानी सिर से लेके क्या तो पाँव तक, हेड टू टो, हेड टू टो जब जाएगा तो वो क्या होगा, सेफेलोकाउडल होगा, हेड टू टो, और लॉन्गिट्यूडनल होगा और डाउनवर्ड होगा। उसके बाद प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, समीपस्थ दूरस्थ विकास, तो वो सेंटर टू, कोई भी बच्चों को सेंटर में रखेंगे, उसके इर्द गिर्द अगर सोचेंगे, विचारेंगे, उसको ऑल एस्पेक्ट को देखेंगे, तो सेंटर टू आउट पार्ट्स या सेंटर टू पेरिफेयर
केंद्र से बैक की ओर होगा तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। उसके बाद स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास का चरण। विकास का चरण कितने हैं? मेनली क्या है, 4 चरण है। तो उसके अंतर्गत पहला क्या है, प्रीनटल, प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रीनटल स्टेज। दूसरा है इन्फेंसी, तीसरा है चाइल्डहुड, चौथा है एडोलेसेंस। प्रीनटल का प्रसव पूर्ण अवस्था, जब माँ के गर्भ से लेके जब जन्म होता है, आफ्टर बर्थ, उस समय की अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रीनटल स्टेज। उसके बाद इन्फेंसी हो जाता है शैशवावस्था। इन्फेंसी जो 0 से 2 वर्ष के बीच के बच्चों को क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं। 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए इन्फेंसी बोल सकते हैं। तीसरा है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के अंतर्गत 2 कैटेगरी है, एक है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब प्रारंभिक बाल अवस्था, और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का मतलब उत्तर बाल अवस्था। जो प्रारंभिक बाल अवस्था है वो कितने से कितने ईस्वी के बीच में होता है, 2 से 7 वर्ष के बीच में क्या होगा, 2 से 7 ईयर्स के बीच में होगा। और लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 ईयर्स के बीच में क्या होगा, उसका बच्चा का एज होगा। कहीं कहीं लिखा आ जाता है 6 to 12 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 से 6 ईयर्स भी आ सकता है, 6 या 7, कहीं कहीं 7 भी रहता है, कहीं कहीं 6 भी हो सकता है। तो अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा लेटर चाइल्डहुड, 7 से 12 या 6 से 12 भी बोल सकते हैं। उसके बाद है चौथा एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, जिसको हम बोल सकते हैं, उसको 12 टू 18 ईयर्स के बच्चों को क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था। 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को यानी मेच्योरिटी आ जाती है, उसको किशोर अवस्था बोल सकते हैं। अब उसको प्रीनेटल स्टेज है, उसको हम क्या करें, डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला है जो प्रीनेटल स्टेज, उसको अवस्था प्रसव पूर्ण अवस्था बोल सकते हैं। उसकी उसी को हम बोलते हैं, जब प्रसव पूर्ण अवस्था क्या है बोला जाता है, कंसेप्शन पीरियड, यानी गर्भाधारण के समय को क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज, यानी उसको गर्भाशय, जब माँ के गर्भ में रहता है उसी को प्रीनेटल स्टेज कह सकते हो। ये कभी कभी ये पूछ देता है प्रीनेटल स्टेज में बच्चों का कितना एज होता है, तो 9 मंथ 10th डे हो सकता है, या 280 या 82 डेज हो सकता है, या 37 से 42 वीक्स के बीच में हो सकता है। और प्रीनेटल स्टेज कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है उससे कि प्रीनेटल स्टेज में बच्चों को कितना एज होगा, तो 9 मंथ 10 डे का होगा, या 280 से 282 डेज हो सकता है, या 37 से लेकर 42 वीक्स हो सकता है। उसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज शैशवावस्था, जो कि 0 बर्थ से लेके आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, जब जन्म होता है उसके बाद 2 वर्ष तक के बच्चों को हम क्या बोल सकते हैं, इन्फेंसी स्टेज बोल सकते हैं। उसके अंतर्गत जो आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार न्यूनेट स्टेज क्या होता है। न्यूनेट स्टेज जो होता है, जब बच्चा जन्म के बाद 14 से 15 दिन का हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, नवजात शिशु। जब 0 से जन्म के 2 वीक के अंदर बच्चों को क्या बोलते हैं, नवजात नियोनेट स्टेज। नियोनेट स्टेज क्या होता है, आफ्टर बर्थ टू 2 वीक, यानी 0 से 14 दिन के बीच के बच्चों को क्या बोल सकते हैं, नियोनेट, नवजात शिशु को हम बोल सकते हैं, 0 से 14 दिन या 2 वीक्स बोल सकते हैं। तो इन्फेंसी के केस में क्या होता है, इन्फेंसी के केस में जो होता है वो रेपिड ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी बहुत तेजी के साथ क्या होता है, विकास होता है। किस में, इन्फेंसी के स्टेज में बच्चों का विकास बहुत तेज, रेपिड, यानी ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। उसके साथ साथ सेंसिटिव होता है, बच्चे को हमेशा सेंसिटिव होता है। उसके बाद ये क्रूशियल स्टेज, सेंसिटिव का मतलब कि बच्चे को हमेशा मान लो कहीं चोट लग गया, कहीं बहुत केयरिंग रखना पड़ता है, सेंसिटिव होता है। और ये कभी कभी प्रीनेटल में ये पूछ देता है, कभी कभी ये इन्फेंसी के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है, अगर ऑप्शन में इन्फेंस दोनों में से कोई एक देगा,
या तो कह देगा इन्फेंसी के अंतर्गत बच्चों को कितना होगा, ये भी 0 से कितना होता है 2 ईयर, और ये माँ के गर्भ के दौरान ही होता है, जब गर्भ में होता है तब फिर इतना होता है, और इतना के बाद ही यानी इसमें प्रवेश करता है। ये भी आ सकता है कभी इन्फेंसी के केस में, कभी प्रीनेटल के स्टेज में क्या आ सकता है, ये दोनों आ सकता है। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, यानी पूर्व प्रारंभिक बाल अवस्था। अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 वर्ष भी हो सकता है, 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चों का एज आता है अर्ली चाइल्डहुड। उसमें भी क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, रैपिड होता है। उसके बाद सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, उस केस में जो होता है बच्चों को बहुत ध्यान से रखा जाता है। फैमिली में कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो बहुत बच्चे को क्या करता है, बच्चे को देखते हुए क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कौन सी भाषा का यूज करना है, कौन सी भाषा का यूज नहीं करना है। अगर हम बोलते हैं तो वो बच्चा क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा का क्या होता है, डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद उस अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को क्या बोल सकते हैं, प्री स्कूल एज। क्या बोल सकते हैं, प्री स्कूल एज बोल सकते हैं, प्री एलिमेंट्री एज बोल सकते हैं। उसके बाद प्री गैंग एज, यानी हम उस समय बच्चे का क्या रहता है, गैंग नहीं रहता, उसमें बच्चे का 1 से 2 संगी साथी रहता है, गैंग ज़्यादा नहीं रहता। उसके बाद उसको हम खिलौने की आयु बोल सकते हैं, टॉय एज बोल सकते हैं, या पहले खेलने की आयु बोल सकते हैं, प्ले एज या क्वेश्चनिंग एज भी उसको बोल सकते हैं। उस समय के बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं। उसके बाद सोशलाइजेशन एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी समाज से भी कुछ न कुछ वो क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, और मेंटल डेवलपमेंट भी कहीं न कहीं उसको होता रहता है। कहीं कुछ देखता है तो वही आकर के वो वही चीज़ करने लगता है। उसके बाद लर्निंग बाय इमिटेशन, ये अनुकरण से सीखता है, याद कर कर के सीखता है। कोई भी चीज़ को सीखने के लिए वो रटता है, लर्निंग करता है, अनुकरण करके बार बार उसको रिवीजन करके बार बार करके वो क्या करता है, अनुकरण करता है। उसके बाद एनिमीज में आ जाता है जीववाद। एनिमीज का मतलब जीववाद, जीववाद जीववाद एनिमीज का मतलब ये हुआ कि जब बच्चे को चोट लगता है तो क्या करते हैं, उसके बदले में हम उस बच्चे को मारते हैं। अगर टेबल पर से गिर गया या टेबल पर से कुछ सामान गिर गया, उसी को चोट लग जाता है। बच्चे को जब चोट लग जाता है तो लगता है कि हमको मारा है, तो अगर उसके बदले में उसका पेरेंट्स क्या करता है, कुछ गिर गया उसी को 2 थप्पड़ ऐसे ऐसे मार देता है। उससे लगता है कि क्या, कि बच्चा को संतुष्टि मिलता है कि हमारे बदले में उसको मारा है। तो सजीव को भी निर्जीव समझता है, निर्जीव को भी क्या करता है, सजीव समझता है उस केस में बच्चा। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन द लेटर डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है लेटर चाइल्डहुड से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उस केस में बहुत बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयर करना पड़ता है पेरेंट्स को। तो ये डेवलपमेंट ज़्यादा होता है अर्ली चाइल्डहुड में, उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड हो गया। उसके बाद हम जाएंगे किसका, लेटर चाइल्डहुड पे। लेटर चाइल्डहुड के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष के बीच में बच्चा का एज होता है, या 6 से 12 वर्ष, कहीं कहीं मिल जाएगा 6 से 12 वर्ष, या 7 से 12 वर्ष के बीच में मिल जाएगा। तो इस एज के बच्चों के साथ क्या क्या होता है, उसको हम स्कूल एज बोल सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है। उसको क्या होता है, उसके साथ साथ गैंग भी हो जाता है उसके, यानी बच्चों के बहुत सारे साथी हो जाते हैं, गैंग में वो चलते हैं। उसके बाद वो लॉजिक, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो लॉजिक करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, रीजनिंग तर्क करते हैं। उसके बाद गेम एज होता है, उस एज में क्या बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलने लगते हैं। वो बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, स्मार्ट एज करने लगते हैं। ग्रुप एज, यानी बहुत सारे ग्रुप में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, खेलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। उस यानी लेटर चाइल्डहुड के बच्चे को क्या बोल सकते हैं, गेम एज बोल सकते हैं, स्मार्ट एज बोल सकते हैं, या ग्रुप एज बोल सकते हैं। स्कूल एज भी, गैंग एज, लॉजिक या रीजनिंग, ये सब के स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड के स्टेज में ये सब प्रोसेस होती है। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, वो उस केस में होता है, लेटर चाइल्डहुड के केस में मोटर डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है और फाइन मोटर स्किल्स होता है। उस केस में जो बच्चा होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स भी हो जाता है और फाइन मोटर स्किल्स भी उस केस में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है। उसके बाद स्यूडो मेच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता, वो
उसको यानी क्या मेच्योरिटी पूर्ण रूप से क्या आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, सीडो मेच्योरिटी आ जाती है। उसके बाद लव्स टू लर्न बाय कंक्रीट एक्सपीरियंस, यानी कोई भी चीज़ जो सीखते हैं वो उसको प्यार करते हैं, अच्छे ढंग से उसको यानी सीखने के व्यू से वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कंक्रीट रूप से। कंक्रीट का क्या मतलब, मूर्त रूप से। मूर्त का मतलब जैसे टच या फील करके या सेंस से हम क्या करते हैं, कोई भी हम अपने सेंस के माध्यम से उस चीज़ को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो वही हुआ लर्न बाय कंक्रीट एक्सपीरियंस, उसको हम मूर्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मूर्त। बाय सेंसेस, बाय सेंस, टच एंड फील। फील और टच के माध्यम से क्या करेंगे, कंक्रीट वो उससे हम सीखने लगते हैं। उसके बाद आता है पांचवा स्टेज एडोलेसेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था बोल सकते हैं। एडोलेसेंस का जो होता है बच्चा का एज जो होता है 12 वर्ष से लेकर 18 ईयर्स के बीच में होता है। उस काल के बच्चे को क्या कहते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम का काल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोलेसेंस के बच्चे को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तूफान की अवस्था कहते हैं। तूफान की अवस्था कहते हैं। स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया था, जो स्टैनली हॉल क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उसके द्वारा बताया गया एडोलेसेंस के जो बच्चा होता है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम के काल कहा जाएगा। स्ट्रेस का मतलब दबाव एंड तूफान का क्या कहेंगे, काल कहेंगे। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तूफान का काल, दबाव एंड तूफान का काल कहेंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, ट्रांजिशनल पीरियड कह सकते हैं। उसको क्या करेंगे, ट्रांजिशनल का मतलब परिवर्तन का काल कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन का काल बोल सकते हैं। किस काल के, किस स्टेज की अवस्था को, रिलेशंस के जो बच्चे होगा उसको ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तन का काल बोल सकते हैं। उसको ब्रिज एज बोल सकते हैं। ब्रिज एज का मतलब क्या, ब्रिज एज का मतलब जब बच्चा चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड है, मान लो यहाँ एक लाइनिंग रेखा है, यहाँ लाइनिंग रेखा मान लो, उसके बाद क्या आता है, एडल्टहुड। क्या आता है, एडल्टहुड। एडल्टहुड, तो जब बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में जो यानी एक रास्ता पार करता है, उसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं ब्रिज एज। क्या बोलते हैं, ब्रिज एज, उसको हम बोल सकते हैं। जब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच के जो प्रोसेस होता है वो ब्रिज एज बोल सकते हैं। किसमें, एडोलेसेंस के अवस्था को। एडोलेसेंस के अंतर्गत उसको बच्चों को क्या बोल सकते हैं, गोल्डन एज, यानी स्वर्ण काल का एज बोल सकते हैं, स्प्रिंग एज बोल सकते हैं। उसके बाद हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप का मतलब वीर पूजा। उस केस के बच्चों को, इस एज के बच्चे को क्या करते हैं, अपने माइंड में तरह तरह के ख्याल लाते हैं कि हमको किस टाइप से बनना है, हमको भगत सिंह की तरह जैसे बनना है। कोई स्टूडेंट है जो कहता है कि गांधी जी जैसे बनना है, कोई ऐसा होता है जो वीर सावरकर की तरह बनना है। तो ये हीरो वर्शिप यानी वीर पीड़ा, तरह तरह का माइंड में ख्याल आता है। कभी कभी किसी स्टूडेंट का मन होता है सलमान खान की तरह बने, ये हीरो वर्शिप की तरह देख यानी सोचता है। उसके बाद उसी केस में, उसी एज के बच्चे को आ जाता है क्रिमिनल टेंडेंसी, यानी हत्या करने का विचार हो जाता है माइंड में, बहुत तरह का छीना झपटी करने लगता है। उसमें क्रिमिनल टेंडेंसी का क्या होता है, विचार उत्पन्न होने रहता है। उसके बाद रिवोल्ट, विद्रोह की भावना, अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ किया तो हम भी उसके बदले में हम क्या करते हैं, भावना, विद्रोह की भावना हम फैलाते हैं, विद्रोह की भावना उसको हम लेते हैं। उसके बाद डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग का मतलब दिन में सपने देखना। हम कुछ कर नहीं रहे लेकिन हम तरह तरह माइंड में हमको सपना आता है कि हम कभी IAS बने, कभी डॉक्टर बने, कभी साइंटिस्ट बने। डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखना, तरह तरह का मन में ख्याल आना, सपना, अपने सपने को लेकर के। उसके बाद लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, समायोजन की कमी है। जब ये हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं तो हमको प्लान नहीं रहता है कि हम कैसे क्या करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। वो यानी इमोशनल रूप से, संवेदनात्मक रूप से उसमें हमको कहीं न कहीं मैच्योरिटी नहीं आ पाती, उतना हम सोच नहीं पाते, उसमें कहीं न कहीं क्या होता है, कमी रहता है। उसके बाद मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट, यानी लगभग पूर्ण रूप से 80 से 90% मेंटल क्या हो जाता है, डेवलपमेंट, विकास हो गया रहता है उस एज के, एडोलेसेंस के एज तक। क्या होता है, बच्चे का मैक्सिमम पार्ट माइंड का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो गया रहता है। उसके बाद वोकेशनल
एंग्जाइटी एंड कैरियर फ्रस्ट्रेशन, उसी एज के बच्चे को क्या